तो ये आपको इंडियन ज्योग्राफी का आपको ये पार्ट 7 होगा। पार्ट 7 के अंतर्गत यहाँ पे हम अध्याय 4 जो जलवायु है उनको पढ़ते हैं। और ये जलवायु का ये आपको दूसरा भाग होगा दक्षिणी द्रोण। दक्षिणी जिसके अंतर्गत हम यहाँ पर दक्षिणी दोलन को देखेंगे। द साउदर्न ऑक्सीलेशन को देखते हैं। द साउदर्न ऑक्सीलेशन यहाँ देखिए। देखिए वायु भार तथा पवन संचार, वायु भार तथा पवन संचार एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के दक्षिणी प्रशांत की ओर खिसकने को बोलते हैं शिफ्टिंग। शिफ्टिंग को दक्षिणी दौरान साउदर्न ऑक्सीलेशन कहते हैं। तो वायु भार तथा पवन संचार के दक्षिणी प्रशांत की ओर खिसकने को दक्षिणी द्रोण कहते हैं। दक्षिणी द्रोण एल नीनो का अग्रगामी संकेत है। दक्षिणी द्रोण आपको एल नीनो का अग्रगामी संकेत माना जाता है। एल नीनो देखिए यहाँ पर क्या एल नीनो वर्ष में देखिए एल नीनो वर्ष में विषुवत रेखीय कम वायु भार की पेटी प्रशांत महासागर तथा दक्षिण पूर्वी एशिया की जलधारा तथा पवन के संचार में भारी परिवर्तन देखा जा सकता है। यहाँ देखिए क्या एल नीनो या जो कहा गया देखिए एल नीनो वर्ष में देखिए एल नीनो वर्ष में विषुवत रेखीय कम वायु भार। एल नीनो आपको वर्ष में विषुवत रेखीय कम वायु भार की पेटी प्रशांत महासागर तथा दक्षिण पूर्वी एशिया की जलधाराओं तथा पवन के संचार में भारी परिवर्तन देखा जा सकता है। सामान्य वर्षों में उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, न्यूगिनी तथा इंडोनेशिया में कम वायु भार की परिस्थिति पाई जाती है। देखिए उपरोक्त क्षेत्रों में आपको सागरीय जल काफ़ी गर्म रहता है। गर्म होने के कारण इस क्षेत्र में कम वायु भार उत्पन्न होता है तथा थर्मोक्लाइन की परिस्थिति उत्पन्न होती है, जिससे गहराई के साथ तापमान में तेज़ी से परिवर्तन होता है। परिवर्तन आपको होता है। देखिए अर्थात ताप में कमी आती है। सामान्य वर्ष में उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, न्यूगिनी तथा इंडोनेशिया में काफ़ी वर्षा होती है, जबकि पेरू के तट पर अधिक वायु भार के कारण सूखा पड़ता है। चित्र 4.10 ए और 4.10 बी को देखिए। एल नीनो देखिए यहाँ पर एल नीनो वर्ष में दक्षिण प्रशांत महासागर पूर्वी भाग अर्थात पेरू एवं चिली के तट के निकट पेरू की धारा गर्म हो जाती है तथा उस क्षेत्र में कम वायु भार उत्पन्न हो जाता है। इसके विपरीत उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, न्यूगिनी एवं इंडोनेशिया में ऊंचा वायु भार उत्पन्न हो जाता है। और फलस्वरूप आपको एल नीनो वर्ष में पेरू, कोलंबिया, इक्वेडोर तथा चिली के तट पर भारी वर्षा होती है, जबकि उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, न्यूगिनी और इंडोनेशिया में सूखा पड़ता है। देखिए यहाँ पर क्या एल नीनो वर्ष में वायु भार तथा व्यापारिक पवनों की दिशा में भी परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है। एल नीनो वर्ष में वायु भार तथा व्यापारिक पवनों की दिशा में भी आपको परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है। एक सामान्य वर्ष में देखिए यहाँ पर क्या दक्षिण प्रशांत महासागर व्यापारिक पवनें ट्रेड विंड से दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम को चलती है, जिनकी दिशा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर होती है, जिसके कारण आपको दक्षिण प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग, इंडोनेशिया आदि में गर्म पानी का अंबार मतलब अंबार को बोलते हैं पाइल अप एकत्रित हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर महासागर के निचली परत से आपको ठंडा पानी ऊपरी सतह पर आता है, जिससे पेरू ठंडे पानी की जलधारा विकसित होती है। एल नीनो वर्ष में दक्षिण प्रशांत महासागर में चलने वाली व्यापारिक पवनें ट्रेड विंड से समाप्त हो जाती है। देखिए अब एल नीनो वर्ष में दक्षिण प्रशांत महासागर में चलने वाली व्यापारिक पवनें ट्रेड विंड समाप्त हो जाती है या कमजोर पड़ जाती है तथा उनके स्थान पर एक कमजोर पश्चिमी हवा वीक वेस्टर्नली विंड चलने लगती है। इस प्रकार व्यापारिक पवनों की दिशा में पूर्ण परिवर्तन हो जाता है और गर्म पानी की जलधारा पश्चिम से पूर्व की ओर बहने लगती है। देखिए फलस्वरूप अमेरिका उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका में पश्चिमी भाग के सागरों के तापमान में वृद्धि हो जाती है तथा सागरों का जल स्तर भी तुलनात्मक रूप से ऊंचा हो जाता है। एल नीनो उत्पन्न होने की परिस्थिति में विश्व के वर्षा के प्रतिरूप पैटर्न में भारी परिवर्तन रिकॉर्ड किया जाता है। एल नीनो वर्ष में उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तटीय भागों तथा भारत प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग पर अधिक वर्षा रिकॉर्ड की जाती है।
अब देखिए अधिक वर्षा रिकॉर्ड करने वाले देशों में पेरू, बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर तथा चिली था। इसके अतिरिक्त आपको कैलिफोर्निया के दक्षिणी भाग, जहाँ सर्दी का मौसम होता है, में भी अधिक वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। संक्षिप्त में सकारात्मक दक्षिणी दौरान पॉजिटिव साउदर्न ऑक्सीलेशन का निम्न प्रभाव होता है। देखिए पहला देखिए पेरू ठंडे पानी की जलधारा का सबल होना। दूसरा व्यापारिक पवनों ट्रेड विंड्स का सुदृढ़ होना। तीसरा प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में गर्म जल का एकत्रित होना। चौथा आपको प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में गर्म जल की देखिए चौथा आपको प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में गर्म पानी की गहराई में वृद्धि तीव्र थर्मोक्लाइन उत्पन्न होना। पांचवा देखिए उत्तरी ऑस्ट्रेलिया तथा इंडोनेशिया के क्षेत्र में गर्म हवा का ऊपर उठना तथा ऊपर से पेरू तथा चिली के तट पर नीचे उतरना। इस प्रकार के पवन संभार से भारत का मानसून सामान्य नॉर्मल एवं सबल होता है। अब देखिए ला नीना, देखिए एक होता है आपको कि एल नीनो होता है, एक होता है ला नीनो। देखिए यहाँ जो हम अभी देखें वो आपको पता है एल नीनो के बाद एल नीनो के बाद आपको आता है ला नीनो। यहाँ देखिए ला नीनो क्या होता है, ला नीना आपको होता है। देखिए ला नीना सबसे पहले आपको 1988 में पता चला था। पवन एवं जलधाराओं को दक्षिण महासागर में सामान्य संचार यदि समर सुदृढ़ एवं अधिक मजबूत हो जाए तो उसे ला नीना कहते हैं। देखिए ला नीना आपको यशु बालिका द गर्ल चाइल्ड कहते हैं। वास्तव में ला नीना एल नीनो के विपरीत या विलोम कहा जा सकता है। या ला नीना की परिस्थिति ला नीना की परिस्थिति में दक्षिण प्रशांत महासागर के मध्य एवं पश्चिमी क्षेत्र में वायु का भार सामान्य से काफ़ी नीचा हो जाता है। पेरू एवं चिली के तट पर आपको वायु भार सामान्य से बहुत अधिक हो जाता है और पेरू की जलधारा भी सामान्य से काफ़ी अधिक ठंडी हो जाती है। परिणामस्वरूप दक्षिण प्रशांत महासागर में चलने वाली व्यापारिक पवनें बहुत दृढ़, समर्थ एवं सबल हो जाती है। अधिक वेग से चलने वाली दृढ़ व्यापारिक पवनों में सामान्य से अधिक गर्म जल पश्चिम की ओर अपवाहित होता है, जिससे चिली एवं पेरू के तट पर अधिक ठंडा जल नीचे से ऊपर की ओर सतह पर आता है। अपवेलिंग ऑफ वाटर इंडोनेशिया, न्यू गिनी एवं ऑस्ट्रेलिया। देखिए यहाँ पर क्या इंडोनेशिया, न्यू गिनी एवं ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में अधिक गर्म जल एकत्रित हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप वहाँ एक तीव्र कम वायु भार उत्पन्न हो जाता है, जहाँ से गर्म आर्द्र पवन ऊपर की उड़ती है। ला नीना की परिस्थिति में भारत का मानसून समय से आता है। यानी कि ला नीना की परिस्थिति में भारत का मानसून समय से आता है तथा वर्षा सामान्य वर्षा से अधिक होती है। देखिए यहाँ पर क्या देखिए यहाँ पर चित्र 4.11 में एल नीनो होता है। ला नीना वर्षा के तापमान तथा व्यापारिक पवनों की दिशा में प्रस्तुत की गई है। किसी सामान्य वर्ष अथवा ला नीना वर्ष में पेरू की ठंडे पानी की जलधारा अधिक मात्रा में अधिक ठंडा जल उत्तर की ओर धकेलती है। फलस्वरूप पेरी की जलधारा में नीचे से सामान्य से अधिक ठंडा पानी ऊपर की ओर अपवेलिंग आता है। एल नीनो वर्ष में पेरू और जलधारा की दिशा बदलकर पश्चिम से पूर्व तथा उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है। देखिए नीचे से ऊपर उभरने वाले ठंडे पानी अपवेलिंग की मात्रा में भारी कमी आ जाती है। पेरू जलधारा गर्म होने से पर्वकों प्लैंकटन की संख्या में भारी कमी पर्वकों को अंग्रेजी प्लैंकटन की संख्या में भारी कमी आती है और फलस्वरूप आपको आहार श्रृंखला फूड वेब पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में मछलियों की संख्या में भारी कमी आ जाती है, जिससे पेरू तथा चिली के मछुआरों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। चित्र से आपने क्या देखें। अब देखिए यहाँ पे एल नीनो था हिंद महासागर। देखिए जलवायु विज्ञान एवं सागरीय विज्ञान के विशेषज्ञ के अनुसार आपको हिंद महासागर का जल अनुमान से अधिक तीव्रता से गर्म हो रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार पिछली शताब्दी 1901 से लेकर 2001 ईस्वी में हिंद महासागर तापमान में 1.2 डिग्री की वृद्धि रिकॉर्ड की गई है। विश्व महासागरों के तापमान में हिंद महासागर का योगदान सबसे अधिक माना जाता है। अब यहाँ देखिए वर्तमान अध्ययन के अनुसार हिंद महासागर गर्म होने का प्रशांत महासागर विशेषकर एल नीनो पर भी भारी प्रभाव पड़ता है। परंपरागत तौर पर हिंद महासागर पश्चिमी क्षेत्र का जल पूर्वी क्षेत्र एवं मध्य क्षेत्र की तुलना में ठंडा रहता है। आश्चर्यजनक बात है कि पिछले 100 वर्षों में हिंद महासागर पश्चिमी क्षेत्र के तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है। पश्चिमी हिंद महासागर के क्षेत्र में यह तापमान वृद्धि इतनी अधिक हो रही है कि मानसून के संचार, मानसून सर्कुलेशन, मानसूनी वर्षा के प्रतिरूप, मछलियों एवं आहार श्रृंखला फूड वेब पर आपको प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष
रूप से प्रभाव पड़ रहा है। वह देखिए याद रहे कि हिंद महासागर पश्चिमी भाग में विश्व का एक मछली पकड़ने का क्षेत्र है। वर्तमान एक अध्ययन के अनुसार जो जर्नल ऑफ क्लाइमेट प्रकाशित हुआ सिद्ध करता है कि हिंद महासागर पश्चिमी भाग के तापमान वृद्धि का एल नीनो की बारंबारता प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। पिछले कुछ दशकों में यह तापमान वृद्धि अधिक देखी जा रही है। अब कि एल नीनो वर्ष में ग्रीष्म ऋतु में हिंद महासागर में चलने वाली पछुआ हवा वेस्टर्ली विंड कमजोर पड़ जाती है। कमजोर पछुआ हवाओं का सागर की सतह के तापमान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह अधिक यदि पछुआ हवा वेस्टर्नी विंड सबल एवं सुदृढ़ हो तो सागर की सतह से वाष्पीकरण की प्रक्रिया तीव्र होती है। देखिए, जिससे सागर के ठंडे होने में सहायता मिलती है। देखिए, जब पछुआ हवा कमजोर होती है तब वाष्पीकरण की प्रक्रिया भी कमजोर होती है, जिससे निहित ऊष्मा लेटेंट हीट आपको वायुमंडल में नहीं पहुंच पाती और सागर की ऊपरी सतह गर्म बनी रहती है। अर्थात हिंद महासागर का तापमान ऊंचा और वायु भार कम रहता है। देखिए, हिंद महासागर गर्मी के मौसम में कम वायु भार के कारण भारत मानसून की वर्षा कम होती है तथा प्रायः सूखे की परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। देखिए, हिंद महासागर उत्तर पश्चिम तथा पूर्व में लगभग थल से घिरा हुआ है, जबकि अंध महासागर तथा प्रशांत महासागर आपको आर्किट महासागर से जुड़े हुए हैं। हिंद महासागर उत्तर में महाद्वीप पत्थर की उपस्थिति के कारण उष्णकटिबंधीय सागर का गर्म जल ध्रुवीय सागरों की ओर संचारित नहीं होने पाता। परिणामस्वरूप हिंद महासागर में उष्मा एकत्रित होती रहती है, जिसका प्रभाव आपको व्यापारिक अस्थायी पर्णों पर पड़ता है और वे कमजोर पड़ जाते हैं। इसके अतिरिक्त पेरू ठंडे पानी की जलधारा हम बोल्ड करंट का जल एल नीनो वर्ष में गर्म हो जाता है और यह गर्म पानी पश्चिमी पवन ड्रिफ्ट वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के प्रभाव से दक्षिण अंध महासागर साउथ अटलांटिक ओशन से गुजरकर दक्षिणी हिंद महासागर साउथ इंडियन ओशन में प्रवेश कर जाती है। हिंद महासागर के कारण गर्मी का मानसून सामान्य नहीं होता है, सूखा पड़ता है, फसलें खराब होने से आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है। एक इमेज आपको देखिए एल नीनो और यहाँ पे इमेज 4.11 में एल नीनो और दक्षिण ध्रुव का यहाँ पे इमेज दिया गया है। देखिए, यहाँ पर क्या पी ए मेनन 1953 ने 1953 में 4 विशेषताओं वाली मानसूनी हवा को वर्णन किया जो इस निम्न है। पहला देखिए, जनवरी और जुलाई के बीच परिचित हवा की दिशा 120 डिग्री होनी चाहिए। दूसरा, जनवरी और जुलाई के बीच औसत आवृत्ति 40% से अधिक होनी चाहिए। तीसरा, उपयुक्त महीनों के दौरान परिणामी वेग 3 मीटर पर सेकंड से अधिक होना चाहिए। उपयुक्त महीनों के दौरान को परिणामी वेग 3 मीटर पर सेकंड से अधिक होना चाहिए। चौथा देखिए, को 5 डिग्री अक्षांश और देशांतर के ऊपर किसी महीने में प्रत्येक 2 वर्ष के स्थानापन्न पर एक चक्रवात या एक प्रतिचक्रवात कम होना चाहिए। दुनिया भर में मानसून जलवायु के क्षेत्रों में नीचे दी तारीख का अपने द्वारा समझाया गया। अब क्या मानसून जलवायु क्षेत्रों का वर्गीकरण देखिए। पहला देखिए 6 करोड़ में आपको क्षेत्र है, दूसरा आपको उसका वर्गीकरण है। देखिए, सही मानसून क्षेत्र जो आपको है वो आपको भारत, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, दक्षिण चीन, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया का उत्तर तटीय क्षेत्र। छठा मानसून क्षेत्र जो आपको अफ्रीका का दक्षिण पश्चिम तट, गिनी का तट, सियरा लियोन, लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, पूर्वी अफ्रीका और पश्चिमी मेडागास्कर। मानसून प्रभाव के क्षेत्र देखिए आपको लैटिन अमेरिका का दक्षिण पश्चिम तट, पूर्वी वेनेजुएला, गुयाना, सुरीनाम, फ्रेंच गुयाना, उत्तर पूर्व ब्राजील, प्यूर्टो कैरेबियन द्वीप में डोमिनिशियन गणराज्य, संशोधित मानसून क्षेत्र देखिए मध्य अमेरिका, दक्षिण पूर्व अमेरिका। भारतीय मौसम विज्ञान हम देखिए क्या भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान के एक अध्ययन के अनुसार भारत में गर्म लहरों की आवृत्ति और अवधि बढ़ने की उम्मीद है। अल नीनो मोदो की इस वृद्धि के लिए जिम्मेदार हो सकता है मृदा की कमी। यहाँ देखिए क्या कि एक में फिर भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान के एक अध्ययन के अनुसार आपको भारत में गर्म लहरों की आवृत्ति और अवधि बढ़ने की उम्मीद है। अल नीनो मोदो की इस वृद्धि के लिए जिम्मेदार हो सकता है मृदा की कमी। देखिए आप क्या मृदा की नमी का क्षय वाष्प उत्सर्जन कम होने का कारण और धरती से वायुमंडल में उष्मा का विकर्ण भी उष्मा तरंगों को बढ़ाने में योगदान देता है। इससे दक्षिण
दक्षिण भारतीय क्षेत्र, इससे दक्षिण भारतीय क्षेत्र और तटीय क्षेत्र काफ़ी हद तक प्रभावित होते हैं। देखिए अल मोदो की घटनाओं में मध्य प्रशांत अल मोदो की घटनाओं में आपको मध्य प्रशांत महासागर पूर्वी और पश्चिमी भाग ठंडा होने के साथ अधिक गर्म होता है और लंबे समय तक गर्मी के प्रभाव में योगदान देता है। यह उम्मीद की जाती है कि गर्मी की लहर की अवधि 0.5 क्षणों और प्रति दशक 4 से 7 दिन बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर जो है कि एल नीनो के संभावित कारण के पॉसिबल कॉजेज ऑफ इंडियन मानसून। देखिए एल नीनो के संभावित कारण पॉसिबल कॉजेज ऑफ इंडियन मानसून है, पॉसिबल कॉजेज ऑफ एल नीनो। यहाँ देखिए कि एल नीनो तथा दक्षिणी द्रोण के मुख्य कारण क्या है, इसके बारे में अभी तक पूर्ण ज्ञान नहीं है। देखिए आरंभ में यहाँ पर क्या है कि आरंभ में मौसम विज्ञान मेट्रोलॉजिस्ट के विशेषज्ञ ने एल नीनो की उत्पत्ति एवं वायु भार परिवर्तन की व्याख्या सागरीय जलधाराओं करंट ओशन करंट्स की दिशा में परिवर्तन की सहायता से करने का प्रयास किया, जबकि सागरीय विज्ञान के विशेषज्ञ ने जलधाराओं की दिशा परिवर्तन के लिए वायु भार तथा पवनों की दिशा परिवर्तन को जिम्मेदार ठहराया था। केवल 1950 में ही वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दक्षिण प्रशांत महासागर में वायु भार परिवर्तनों एवं जलधाराओं की दिशा में परिवर्तन एक दूसरे पर आधारित है। एल नीनो की एक व्याख्या है कि वायुमंडल संचार एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एवं सागरीय जलधाराओं का संचार एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो ऊष्मा और ऊर्जा में परिवर्तन का उत्पन्न होता है। देखिए भूगोल विज्ञान के विशेषज्ञ के अनुसार एल नीनो का संबंध ज्वालामुखी प्रक्रिया में उद्गार से। देखिए दक्षिणी प्रशांत महासागर में मैं आपको क्या कि नाज़का प्लेट, देखिए आपका नाज़का प्लेट को दक्षिण अमेरिका प्लेट के नीचे खिसकने से सागरीय चट्टान पिघलती है, जिससे लावा सागरीय महाखंड ओशन ट्रेंचेस में उबलता है, जिससे सागर का जल गर्म हो जाता है और एल नीनो की परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। आज के समय ऐसे उपकरण उपलब्ध है जिनकी सहायता सागरीय तापमान के आंकड़ों के आधार पर एल नीनो की शुद्ध रूप से भविष्यवाणी की जा सकती है। जैसा कि ऊपर आपको विवरण किया जा चुका है कि जब सकारात्मक दक्षिणी दोलन पॉजिटिव साउदर्न ऑक्सीलेशन की परिस्थिति उत्पन्न होती है तब उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी एवं इंडोनेशिया में वायुभार कम होता है तथा इन देशों में भारी वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। साथ ही साथ भारत में गर्मी का मौसम समान एवं वर्षा अधिक होती है। एल नीनो वर्ष में नकारात्मक दक्षिणी दोलन नेगेटिव साउदर्न ऑक्सीलेशन की परिस्थिति होती है। दक्षिण प्रशांत महासागर के मध्य भाग, सेंट्रल रीजन ऑफ पैसिफिक ओशन एवं पूर्वी भाग में वायुभार कम होता है। हवा गर्म होकर ऊपर उठती है। फलस्वरूप पेरू, कोलंबिया एवं चिली के प्रदेशों में भारी वर्षा होती है। पेरू जलधारा के गर्म होने के कारण उस क्षेत्र में मछलियों के चारे प्लैंक्टन्स का अभाव हो जाता है और मछलियों की जनसंख्या वृद्धि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। एल नीनो वर्ष में भारत का मानसून या तो कमजोर होता है या विफल हो जाता है। मानसून फेल होने के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था, विशेषकर किसानों, गरीबों एवं ग्रामीण जनसंख्या बहुत खराब प्रभाव पड़ता है। अब देखिए मानसून का प्रस्फोट देखिए, ब्रस्ट ऑफ मानसून यहाँ पर देखिए भारतीय मानसून की आकस्मिक शुरुआत को मानसून का प्रस्फोट ब्रस्ट ऑफ मानसून कहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप मानसून की शुरुआत आपको आकस्मिक तथा नाटकीय ढंग से होती है। मानसून की शुरुआत के साथ हमेशा अशांत मौसम जुड़ा रहता है। मानसून का फटना दक्षिणी एशिया पर समान ऊपरी तन वायु परिसंचरण अपर एयर सर्कुलेशन में कुछ मूल परिवर्तन के साथ जुड़ा हुआ है। अप्रैल तथा मई में सूर्यतपन आपको सूर्यतपन के कारण भारतीय उपमहाद्वीप निकटवर्ती महासागर के अधिक वायुभार से दक्षिण पश्चिमी मानसून प्रभाव स्थापित होती है। परंतु उत्तर की ओर इसके बहाव को उत्तर भारत के मैदान के ऊपर उपोषण जेट स्ट्रीम सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम से संबंधित पश्चिमी क्षेत्रीय प्रभाव को वाहित करती है। यद्यपि मई के अंत या जून के आरंभ में जब तापीय परिस्थिति पूरी हो जाती है, जेट स्ट्रीम हिमालय के दक्षिण से पूर्ण रूप से हटकर हिमालय के उत्तर चीन तथा तिब्बत में स्थानांतरित हो जाती है। इसी समय आपको ऊपरी द्रोणी अपर ट्रफ भी पश्चिम की ओर 85 डिग्री पूर्व से 75 डिग्री पूर्व स्थानांतरित हो जाती है। यहाँ का उल्लेख करना आवश्यक है कि जेट स्ट्रीम का पश्चिमगमन रिट्रीट धीरे धीरे नहीं होता। देखिए जेट स्ट्रीम स्थानांतरण की प्रक्रिया तेज गति से होती है। जेट स्ट्रीम के हटने के पश्चात समुद्र से थल की ओर मानसून परिसंचरण स्थापित होता है। ग्रीष्मकालीन मानसून दक्षिण पूर्वी
एशिया के अधिकतर भाग में सामान्यतः मई के अंत में आपको शुरू होता है। देखिए परंतु भारत में इसकी शुरुआत जून के मध्य तथा अंत तक ही हो पाती है। अंत तक ही हो पाती है कि एक अवस्था से दूसरे में परिवर्तन आकस्मिक होता है। यहाँ यह जानना जरूरी है कि मानसून की शुरुआत अनेक चरणों में होती है, जो आवर्तक प्रगति तथा विषुवत रेखीय अभिसरण क्षेत्र के अभिसरण। देखिए आप जो आवर्तक प्रगति तथा विषुवत रेखीय अभिसरण क्षेत्र के नीवर्ण विथड्रॉवल ऑफ द कन्वर्जेंस जोन पर निर्भर करता है। काटेश्वरम महोदय के अनुसार मानसून का फटना तिब्बत के विरुद्ध उच्च भूमि के में गर्म केंद्र वाले प्रति चक्रवात उच्च दाब के विकास से नजदीकी रूप से संबंधित है। यह ऊपरी प्रति चक्रवात अपर लेवल एंटी साइक्लोन भारत पर एक पूर्वी जेट स्ट्रीम ईस्टर्नी जेट स्ट्रीम उत्पन्न करता है, जो लगभग 15 डिग्री उत्तर में स्थित है। यह सामान्य अस्थायी पवनों के संचार प्रतिरूप में पुनः समंजन रीएडजस्टमेंट का एक भाग है। धीरे धीरे आपको पूर्वी जेट स्ट्रीम भारत से लेकर पूर्वी अफ्रीका तक पूरे क्षेत्र में फैल जाती है। ऊपर चर्चित ऊपरीतन वायु स्थिति अपर एयर कंडीशन उप महाद्वीप दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति एक एवं विकास का मार्ग साफ करता है। इसलिए मानसून प्रभाव पूरे भारत में देखा जाता है। भारत में मानसून की गहराई लगभग 6.5 किलोमीटर है, परंतु गंगा के मैदानी भाग में इसकी गहराई लगभग 5 किलोमीटर है। देखिए यहाँ पे क्या कि मानसून प्रभाव पूर्वी जेट स्ट्रीम भारत के नीचे फैले रहता है। मानसून का आकस्मिक आगमन भारत उपमहाद्वीप के लोगों के लिए जलवायु की दृष्टि से तथा सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि अत्यधिक महत्व रखता है। मानसून की शुरुआत उत्तर भारत के मैदानों में झुलसाने वाली गर्मी तथा स्थानीय गर्म हवा लू को खत्म कर देती है। वायुमंडल में अपेक्षित आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। मानसून के आगमन के साथ देखिए यहाँ पर क्या मानसून के आगमन के साथ ही खरीफ फसल की कृषि प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उच्च तापमान तथा अत्यधिक अपेक्षित आर्द्रता स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वर्षा का मौसम जुलाई से सितंबर में लोग कई तरह की बीमारी तथा महामारी का शिकार होते हैं। अब देखिए मानसून अंतराल देखिए ब्रेक्स इन द मानसून वर्षा क्षेत्र का स्थानांतरण ग्रीष्मकालीन अथवा दक्षिण पश्चिमी मानसून का एक मुख्य उप मौसमी परिवर्तन है। इससे मानसून अनेक महीनों अवधि का एक निरंतर जल प्रलय मात्र नहीं है, किंतु इसमें अंतर मौसमी परिवर्तनशीलता होती है। यह औसतन घटनाओं के एक क्रम है जो वर्षा तथा शुष्क से दोनों का संयोजन होता है। स्थानीय दृष्टि से यदि देखा जाए तो ये क्रमशः सक्रिय मानसून एक्टिव पीरियड तथा मानसून का अंतराल ब्रेक पीरियड होती है, जिनकी अवधि कुछ दिनों से लेकर कुछ सप्ताहों तक हो सकती है। लेकिन इस तरह एक तरफ जहाँ यह प्रतीत होता है कि मानसून का एक सुनिश्चित वार्षिक चक्र होता है, अब ध्यान से देखने पर पता चलता है कि मानसून में वास्तविक परिवर्तनशीलता पाई जाती है, जो आर्द्र ऋतु में मानसून की वर्षा के बढ़ने अथवा घटने से सुस्पष्ट होती है। जिस अवधि मौसमी गड़बड़ी का सिलसिला निरंतर जारी रहता है अथवा जिसमें तूफान कुछ दिनों तक लगातार देखा जा सकता है, वह मानसून की सक्रिय अवधि एक्टिव पीरियड कहलाती है। जिस अवधि में कुछ दिनों तक वर्षा नहीं होती है एवं देखिए जिस अवधि में कुछ दिनों तक वर्षा नहीं होती है, वह अवधि मानसून का अंतराल अवधि ब्रेक पीरियड कहलाता है। देखिए सक्रिय चरण के दौरान आपको उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम ट्रॉपिकल ईस्टर्नी जेट स्ट्रीम TEZ ऊपरी क्षोभ मंडल में अत्यधिक सबल होती है, जो तीव्र संवहन तथा गुप्त ऊष्मा को संकेत करती है। फिर देखिए परंतु जब हिमालय के पादगिरी फुट हिल्स में अधिकतम मेघ होता है, तब मानसून वर्षा क्षेत्र इस दिशा में स्थानांतरित होती है। तब अवतरण सब्सिडेंस के कारण ऊपरी क्षोभ मंडल में एक कमजोर पूर्वी जेट प्रवाह होती है। यह मानसून अंतराल ब्रेक इन मानसून की स्थिति उत्पन्न करता है। देखिए मानसून अंतराल के दौरान पूर्वी देश में वायु दाब तथा तापमान में समान रूप से वृद्धि होती है तथा समदाब रेखाएं पश्चिमी तट के किनारे मुड़ती हुई दिखाई देती है। बदली घट जाती है तथा उत्तरी भारत में धरातलीय स्तर पर बहने वाली दक्षिण पूर्वी पवनों को गर्म पश्चिमी पवन हॉट वेस्टर्नी विंड्स प्रतिस्थापित कर जो मैदानों आपको चलती है। देखिए यहाँ पर क्या विहित स्तर पर आपको सतही दाब मानसून ट्रफ हिमालय की ओर स्थानांतरित होता है तथा देश के अन्य क्षेत्रों अथवा हिमालय के दक्षिणी भागों में वर्षा व्यावहारिक रूप से थम जाती है। हिमालय पर्वत पर अधिक वर्षा के कारण उत्तरी भारत की नदियों में प्राय बाढ़ आ जाती है, यद्यपि मैदानी क्षेत्रों में कोई वर्षा नहीं होती। सभी मुख्य उत्तरी तथा पूर्वी भारत की नदियों का जल स्तर ऊपर उठ जाता है।
जिसके परिणाम से आपको भीषण बाढ़ आ जाती है। कमज़ोर मानसून की स्थिति तथा उन वर्षों में जब मानसून द्रोणी ट्रफ के एक्सिस की पूर्वी सीमा ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश दक्षिण में स्थित होता है। एक निम्न घाटी द्रोणी लॉ वैली ट्रफ का विकास असम के मैदान में होता है, लेकिन जो ब्रह्मपुत्र नदी किनारे पूर्वी हिमालय तथा शिलोंग पठार के बीच पंक्तिबद्ध होता है। इस निम्न घाटी द्रोणी का ऊर्ध्वाधर विस्तार वर्टिकल एक्सटेंशन 2 से 3 किलोमीटर तक होता है, जिसमें दक्षिण पश्चिम मानसून द्रोणी के दक्षिण में रहता है। तथा यह मुख्य मानसून द्रोणी से अलग होता है, परंतु जब यह उत्तर की ओर बहती है तब उसका विस्तार हिमालय तक होता है। यह द्रोणी से जाकर असम के मैदान में मिलती है, तब भारी वर्षा होती है। देखिए मानसून में क्या, मानसून अंतराल की स्थिति सामान्यतः जुलाई से अगस्त के महीनों में देखी जा सकती है, तथा यह स्थिति इन महीनों में 3 से 5 दिनों तक 500 से 1000 किलोमीटर की दूरी तक बनी रहती है। ये अंतराल दो समय क्रम में होता है। ये अंतराल आपको 2 समय क्रम में होता है। सामान्य रूप से 10 से 20 दिनों के समय क्रम में, जो कुछ अवसरों में जुड़कर 10 से 50 दिनों का अंतराल संरूपण बनाती है। देखिए समय अवधि पर निर्भर करते हुए मानसून के अंतराल की स्थिति तंत्रों में सूखे का पूर्व ज्ञान देती है। मानसून का प्रारंभ यहाँ पर देखिए क्या, ऑनसेट ऑफ द मानसून की बात करते हैं। यहाँ देखिए क्या, मानसून की वर्षा का प्रारंभ मानसून शतावरी मानसून या बादल का फटना कहलाता है। यह देखिए यह समान रूप से एक गर्जने वाले तूफान के साथ शुरू होता है। देखिए मानसून की शुरुआत का अनुमान किसानों को उपयुक्त फसल के चयन तथा भूमि को तैयार करने के समय निर्धारण मदद करता है। देखिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के लिए शुरू से ही मानसून के प्रारंभ का अनुमान लगाना एक दुभर कार्य रहा है। 1878 से मानसून की वर्षा का अनुमान इस विभाग द्वारा नियमित रूप से लगाया जा रहा है। देखिए मानसून की अग्रगति देखिए, प्रोग्रेस ऑफ द मानसून देखिए, मानसून की शुरुआत की सामान्य तिथि श्रीलंका, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में बंगाल खाड़ी में मई के अंत में होती है। एक सप्ताह बाद जून देखिए, एक सप्ताह बाद जून तथा मानसून के बाद जून आपके यहाँ देखिए एक सप्ताह बाद जून 1 तथा मानसून के बाद मलाबार तट केरल पर फटते हैं। तथा मानसून की शुरुआत को दर्शाने वाले चार्ट की समान रेखाएं बंगाल खाड़ी पर एक सुस्पष्ट वक्र प्रदर्शित करती। देश में मानसून का प्रगति विकास प्रायद्वीपीय द्वारा 2 धाराओं में विभाजित किया था। पहले के बंगाल की खाड़ी की धारा, दूसरा अरब सागर की धारा धीरे धीरे उत्तर की ओर अग्रसर होती है तथा 10 जून तक वह मुंबई पहुंच जाती है। देखिए मध्य भारत तक यह धारा 15 जून तक पहुंच जाती है। बंगाल की खाड़ी का धारा का विकास कम चमत्कारी नहीं होता। यह उत्तर की ओर मध्य बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ती है। देखिए यहाँ पर क्या, ये उत्तर की ओर मध्य बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ते तथा खाड़ी में 20 डिग्री नॉर्थ अक्षांश तक मई के तीसरे सप्ताह तक पहुँच जाती है। ये देखिए यह पूरी गति के साथ अराकन तट तथा चटगांव की पहाड़ियों से टकराती है। इसकी दिशा आपको दक्षिण पश्चिमी होती है, परंतु इसकी सबसे अधिक तीव्रता पूर्वी पश्चिमी मेघालय पठार के खासी पहाड़ियों तथा उत्तर पश्चिम लुसाई पहाड़ियों मिजोरम ब्लू माउंटेन के बीच कोण में आपको देखी गई है। देखिए यहाँ चेरापूंजी के पश्चिम मानसीनराम, जिसकी ऊंचाई आपको लगभग 1313 मीटर है, 1200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा रिकॉर्ड करता है। ब्रह्मपुत्र घाटी काशी की पहाड़ों की वृष्टि छाया क्षेत्र में है, तथा यह 250 सेंटीमीटर से कम वर्षा रिकॉर्ड करता है। हिमालय प्रदेश में अधिक वर्षा वृद्धि होती है, लेकिन बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा की दिशा पश्चिम की ओर होती है, जिसका कारण आपको मानसून द्रोणी तथा हिमालय पर्वत की उपस्थिति है। परिणाम स्वरूप इसकी अग्रगति गंगा के मैदान की ओर जाती होती है, जिसमें हिमालय को अधिक वर्षा तथा मैदानी क्षेत्रों को कम वर्षा प्राप्त होती है। कोलकाता मानसून का आकार देखिए, कोलकाता मानसून का आगमन को 7 जून को होता है। जैसा पहले कहा जा चुका है कि अरब सागर की मानसून शाखाओं का आगमन मुंबई में 10 जून को होता है। मानसून की दोनों शाखाएं गंगा के मैदानी क्षेत्र में एक दूसरे से मिलती है तथा धीरे धीरे इसका विस्तार बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश,
हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख तक राजस्थान तक होता है। तो इस तरह जुलाई के पहले सप्ताह तक दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे भारत में थार मरुस्थल को छोड़कर फैल जाता है। दूसरे शब्दों में केरल से शुरू होने के बाद मानसून 29 दिनों के अंदर लगभग पूरे भारत में फैल जाता है। देखिए थार मरुस्थल में मानसून जुलाई के मध्य तक पहुँच जाता है। फिर परंतु यहाँ पहुँचते पहुँचते यह मात्र एक अवरोही शुष्क हवा डिसेंडिंग ड्राई विंड ही रह जाता है, क्योंकि यह अब तक लगभग अपनी पूरी आर्द्रता खो चुका होता है। देखिए चित्र 4.13 से ज्ञात होता है कि देश में 80 डिग्री पूर्व देशांतर में से पश्चिम तथा देश में 80 डिग्री पूर्व देशांतर से तथा पश्चिम तथा 25 डिग्री उत्तर अक्षांश से दक्षिण के भागों में मानसून की अग्रगति दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। वहीं देश के अन्य भागों में यह दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। देखिए भारत में ऋतुएं आपको देखिए सीजन्स इन इंडिया, देखिए भारतीय उपमहाद्वीप का अक्षांश विस्तार बहुत अधिक है। भारत में जम्मू एवं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी कैप कैमोरिन तक विभिन्न ऋतुएं हैं। भारत के मौसम विज्ञान विभाग एमडीआई के ने भारत के मौसम को निम्नलिखित 4 ऋतुओं में विभाजित किया। पहला देखिए आपको यहाँ पर उत्तर पूर्वी मानसून की ऋतु सीजन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून। देखिए इसमें आपको इसके अंदर 2 भाग आपको होगा। देखिए पहला देखिए शीत ऋतु आपको मध्य दिसंबर से लेकर मध्य मार्च तक, आपको मध्य मार्च तक वो शीत ऋतु। दूसरा ग्रीष्म ऋतु आपको मध्य मार्च से लेकर मई तक आपको होगा। फिर देखिए आप बीन में आपके यहाँ क्या कि दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु देखिए सीजन्स ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। देखिए तीसरा देखिए आप क्या वर्षा ऋतु दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु में क्या आपको 2 होगा। वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक, और मानसून अवसरण ऋतु रिट्रीटिंग मानसून अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक। अब देखिए शीत ऋतु देखिए द कोल्ड वेदर सीजन। देखिए भारत के अधिकतर भागों में शीत ऋतु नवंबर के अंत में शुरू होती है। खास उत्तर भारत में दिसंबर के महीने के आरंभ में यह देश के अन्य भागों में प्रारंभ होती है। इस ऋतु की विशेषता प्रति चक्रवात एंटी साइक्लोन शुष्क अस्थायी वायु एवं नीला आकाश होता है। इस ऋतु में उष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम दक्षिणी शाखा उत्तरी भारत में केंद्रित होती है। एक उच्च वायुदाब का क्षेत्र प्रति चक्रवात उत्तर भारत में विकसित हो जाता है। मध्य अक्षांश वायु पछुआ पवन 25 डिग्री उत्तर अक्षांश के उत्तर 25 डिग्री उत्तर अक्षांश के उत्तर पहुँच उत्तर 25 डिग्री उत्तर अक्षांश के उत्तर तक पहुँच जाती है। इस अक्षांश के दक्षिण में हवाएं उत्तर पूर्व से चलती है। इन उत्तर पूर्वी हवाओं को शीतकालीन मानसून कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में हवाओं की सामान्य दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। बंगाल की खाड़ी से होकर तथा सचंद्री दिशा जिसको बोलते हैं कि ट्रेजेक्टोरी के कारण युवा पवनें आर्द्रता से भरी होती है तथा दक्षिण पूर्व तटीय क्षेत्रों कोरोमंडल तट पर कुछ वर्षा करती है। शीत ऋतु में देखिए दक्षिण भारत से उत्तर की ओर जाते हुए तापमान सामान्य रूप से घटता जाता है। जनवरी के महीने में 21 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखाएं देश के मध्य से पश्चिम से पूर्व दिशा में पार होती है। यह पश्चिम को तापी की नदी मुख को पूर्व में महानदी यह पश्चिम को तापी की नदी मुख को पूर्व में महानदी डेल्टा से जोड़ती है। देखिए जनवरी के महीने में उत्तरी भारत के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान में मौसम आपको मासिक तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। देखिए रात्रि का तापमान को पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान के मैदानी क्षेत्रों अमृतसर, हिसार तथा जोधपुर में कभी हिमांक बिंदु से नीचे चला जाता है, जिसके कारण को धरातल तुषारित फ्रोस्ट हो जाता है। प्राय रात का औसत तापमान सामान्य औसत से 6 डिग्री सेल्सियस से अधिक घट जाता है, जिसके कारण को उत्तरी मैदान में शीत लहर कोल्ड वेव चलती है। दक्षिणी भारत में समताप रेखाएं दक्षिण की ओर अभिमुख होती है। दक्षिणी भारत में आपको समताप रेखाएं दक्षिण की ओर अभिमुख होती है तथा तटों के समांतर चलती है। पश्चिमी तट पूर्वी तट से लगभग 2 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म होती है। देखिए भारत के वृत्त मैदान में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस होता है तथा प्रायद्वीप के तटीय क्षेत्रों में मात्र आपको 5 डिग्री सेल्सियस होता है। जनवरी देखिए यहाँ पर क्या जनवरी भारत का सबसे ठंडा महीना है कि विशेषकर उत्तरी भारत में। प्रायद्वीपीय भारत में स्पष्ट रूप से परिभाषित कोई शीत ऋतु नहीं होती। जनवरी के महीनों औसत अधिकतम तापमान
तिरुवनंतपुरम तथा चेन्नई में क्रमशः 31 डिग्री सेल्सियस तथा 31 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस होता है। हालांकि शीत ऋतु विशेषता शीत ऋतु की विशेषता भूमध्य सागर से उत्पन्न पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का अंतर्वाह है। देखिए इन विक्षोभ की आवृत्ति दिसंबर से मार्च के बीच 4 से 8 दर्ज की गई है। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीत ऋतु में वर्षा उन चक्रवातों के कारण होती है जो भूमध्य सागर से उत्पन्न पश्चिमी विक्षोभ में से संबंधित है। इन विक्षोभों की आवृत्ति दिसंबर से जनवरी के बीच 4 से 6 प्रति माह है। देखिए शीतकालीन वर्षा रबी की फसल के लाभदायक है, लेकिन लाभदायक है। इसके अतिरिक्त आपको पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुए हिमपात से पश्चिमी हिमालय के हिमनद और ग्लेशियर्स का अपहरण होता है। देखिए यहाँ पर क्या कि इसमें आपको क्या भारत के उत्तर पूर्वी भाग में शीत ऋतु में कुछ वर्षा प्राप्त करता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम इन महीनों में लगभग 50 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड होता है। देखिए ग्रीष्म ऋतु जिसको हॉट वेदर सीजन बोलते हैं, उत्तर भारत में मध्य मार्च से मध्य जून के बीच एक स्पष्ट रूप से परिभाषित ग्रीष्म ऋतु देखी जाती है। अब बसंत विषुवत के बाद सूर्य के उत्तर की ओर कर्क रेखा की तरफ प्रस्थान के कारण आपको तापमान बढ़ने लगता है। उत्तर पश्चिम भारत में तापमान के कारण सतह पर तापीय निम्न दाब लो प्रेशर विकसित होता है। यद्यपि उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम हिमालय के दक्षिण में होती है। ये अब देखिए अफगानिस्तान के ऊपर तथा पाकिस्तान के सीमांत क्षेत्र में अपना गत्यात्मक प्रतिचक्रवाती एंटी साइक्लोन आपको असर कायम रखती है। घटते तापमान वाले सूक्ष्म वायु का प्रचलन सतही तापीय निम्न दाब के प्रभाव को कम करती है। देखिए यह इसके वायु को ऊपर उठाने की क्षमता जिसके आपको वर्षण होता है को कम करती है। फिर देखिए मार्च के आरंभ से तापमान एकाएक बढ़ने लगता है। अप्रैल से विंध्य श्रेणी के दक्षिण के प्राय द्वीपीय क्षेत्र में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस होता है। मई में आपको राजस्थान, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, दक्षिण पंजाब, हरियाणा में औसत अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। फिर आपको यहाँ पर देखिए क्या कि 54 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक तापमान श्रीगंगानगर में 54 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान श्रीगंगानगर में 1967 में दर्ज किया गया था। कुछ जगहों में खास उत्तर पश्चिम भारत में दिन का तापमान 45 डिग्री 51 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। मई में औसत न्यूनतम तापमान भी अधिक होता है। यह आपको क्या दिल्ली तथा जयपुर में 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। भारत के पूर्वी राज्यों तथा पहाड़ी क्षेत्रों में इस समय तापमान कम होता है। चित्र तापमान स्लोए हम देखिए अप्रैल के महीनों में आपको 30 डिग्री सेल्सियस के औसत तापमान की समता रेखा 10 डिग्री उत्तर तथा 26 डिग्री उत्तर अक्षांश के बीच देश के एक बड़े क्षेत्र को घेरे हुए होती है। पश्चिमी तट उत्तर पूर्वी के पहाड़ी राज्यों को छोड़कर दैनिक तापमान तटीय क्षेत्रों में 5 डिग्री तथा 6 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। परंतु देश के आंतरिक भागों में उत्तर पश्चिम सतलज गंगा के मैदानी क्षेत्रों में तापमान 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है। अब फिर आपको आगे यहाँ पर है इसमें जो आपको कहा गया ये तो आपको ग्रीष्म ऋतु हम ये तो पढ़ ही रहते थे। हॉट वेदर सीजन जो आपको था ये तो आपको हो चुका था। अब आगे यहाँ पर देखिए ग्रीष्म ऋतु इसके बाद आपको यहाँ पर जो कहा गया कि उत्तर पूर्वी भाग देखिए यहाँ पर क्या उत्तर पूर्वी तथा दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा ऋतु के बीच एक परिवर्ती ऋतु है। यह एक परिवर्ती ऋतु है जिसकी विशेषता आपको अस्थायी वायु दाब तथा पवन परिसंचरण है। सूर्य के उत्तरी दिशा में बढ़ने का निम्न वायु दाब का क्षेत्र भी दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ जाता है। यह मई के अंत में तथा जून के शुरू में उत्तर पश्चिम भारत पर जाकर स्थिर हो जाता है। वायु दाब सामान्यतः दक्षिण की ओर निकटवर्ती सागर में बढ़ जाता है। पवन की सामान्य दिशा उत्तर पश्चिम भारत में उत्तर पश्चिम तथा पश्चिम में पूर्व की ओर होती है। अरब सागर तक उससे सटे हुए देखिए यहाँ पर उत्तर पूर्वी तथा दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा ऋतु के बीच यह एक परिवर्ती ऋतु है। देखिए जिसकी विशेषता आपको अस्थायी वायुदाब तथा पवन परिसंचरण है।
सूर्य के उत्तरी दिशा में बढ़ने के कारण निम्न वायुदाब का क्षेत्र भी दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ जाता है। यह मई के अंत में तथा जून के शुरू में उत्तर पश्चिम भाग पर जाकर स्थिर हो जाता है। वायुदाब सामान्यतः देखिए आपको क्या कि वायु दाब सामान्यतः दक्षिण की ओर निकटवर्ती सागर में बढ़ जाता है। पवन की सामान्य दिशा उत्तर पश्चिम भारत में उत्तर पश्चिम तथा पश्चिम उत्तर पश्चिम पवन की सामान्य दिशा उत्तर पश्चिमी भारत में उत्तर पश्चिम तथा पश्चिम में तथा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। अरब सागर तक देखिए अरब सागर उससे सटे हुए तट में यह दक्षिण पश्चिमी दिशा में होती है। पंजाब हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में टॉर्नेडो जैसी आंधी पश्चिम भारत की गर्म हवाएं लू और पश्चिम बंगाल की काल वैसाखी आंध्र प्रदेश की मैंग्रोव सोबर ग्रीष्म ऋतु की विशेषताएं हैं। देखिए यहाँ पर क्या कि ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की गर्मी झुलसा देने वाली होती है तथा सापेक्षिक आर्द्रता सामान्यतः 30% से कम होती है। देखिए यह यदाकदा 10% हो जाती है। इस ऋतु में राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में कुल वर्षा 2 सेंटीमीटर से भी कम होती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा के उप पर्वतीय क्षेत्र में यह 5 से 15 सेंटीमीटर के बीच होती है। मालाबार तट पर यह 15 से 25 सेंटीमीटर के बीच होती है। असम, मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड में यह 50 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इस गर्जने वाले तूफानों द्वारा की गई वर्षा को कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम भी कहते हैं। यहाँ यह कॉफ़ी की खेती के लिए लाभदायक है तथा दक्षिण भारत में यह अन्य जगहों पर आम्र वर्षा मैंगो शॉवर कहलाती है। देखिए आप वर्षा ऋतु की बात देखिए 10 सीजन ऑफ जनरल रेंस की बात करें। देखिए जून के अंत में पंजाब तथा राजस्थान में एक अति निम्न वायुदाब का क्षेत्र विकसित होता है। उष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम की दक्षिणी शाखा कमजोर पड़ जाती है तथा यह हिमालय के दक्षिणी ढाल से मध्य जून तक तथा यह हिमालय के दक्षिणी ढाल से मध्य जून के पीछे मध्य जून तक यह हिमालय के दक्षिणी ढाल से मध्य जून तक पीछे हट जाती है, जिसके कारण आपको सतही तापीय निम्न दाब पर एक नत्यात्मक चक्रवात की उत्पत्ति होती है। उत्तरी अंतर देखिए आप क्या अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ उत्तर की ओर बढ़ता है। मध्य जून तक यह 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पहुंच जाता है, जिसके कारण विषुवत रेखीय पछुआ हवाएं उपमहाद्वीप में प्रवेश करती है। उत्तर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र आपको ITCZ में चक्रवाती जलावर्त विकसित होता है, जिसके कारण आपको देश में वर्षा होती है। तिब्बत के तापीय तापन कारण उत्पन्न उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम ट्रॉपिकल ईस्टर्नी जेट स्ट्रीम हिंद भारत देखिए आपके हिंद भारतीय महासागर उच्च दाब को और अधिक तीव्र कर देती है, जहाँ से दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों को अंटार्कटिक परिध्रुवीय वातावरण देखिए अंटार्कटिक सरकम पोलर विंड WHIR ढकेलती है, जिससे दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति होती है। भारत के उत्तरी मैदानों में जून के महीने में तापमान सबसे अधिक होता है, जिससे मानसून की शुरुआत होती है। कहीं कहीं पर दिन का तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाता है। जून के महीनों में आपको जोधपुर में आपको औसत अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह तापमान आपको दिल्ली में 40 डिग्री तथा इलाहाबाद में 39 डिग्री, कोलकाता में 33 डिग्री, कोच्चि में 29 डिग्री तथा श्रीनगर में 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। साथ ही साथ आपको दैनिक तापांतर भी अधिक होता है। यह लेह में आपको 30 डिग्री तथा दिल्ली में 15 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर भी दैनिक तापांतर मई के महीने की अपेक्षा कम होता है। देखिए समय तो झुलसा देने वाली गर्मी के एक दिन अचानक दोपहर वर्षा प्रारंभ हो जाती है, जिसे मानसून का फटना मानसून बर्स्ट कहते हैं। और अब देखिए अरब सागर की मानसून शाखा उत्तर की ओर बढ़ती था। जून 1 तक केरल के तट को छू लेती है। ये 10 जून तक मुंबई पहुंचती था। जून के मध्य तक इसका विस्तार सौराष्ट्र कक्ष तथा मध्य प्रदेश में हो जाता है। देखिए बंगाल की खाड़ी
यहाँ देखिए क्या कि बंगाल की खाड़ी वाली मानसून की शाखा सबसे पहले आपको अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर लगभग 25 मई तक पहुंचती है तथा 1 जून तक यह मेघालय, मिजोरम तथा त्रिपुरा पहुंचती है। असम के अधिकांश भागों में इसकी तीव्रता से विस्तार होता है तथा 11 जून के लगभग यह कोलकाता पहुंचता है। दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा तथा पंजाब में मानसून 1 जुलाई के लगभग पहुंचता है। वर्षा ऋतु के दौरान आपको देश के अधिकतर हिस्सों में आपको आसमान बादलों से ढके होते हैं। 1/8 से मेघाच्छन्न देखिए 1 से 8 मेघाच्छन्न आसमान तक। लेकिन इस ऋतु के दौरान सापेक्षिक आर्द्रता सामान्य तौर पर 65% से अधिक होती है। असम तथा केरल में सबसे अधिक सापेक्षिक आर्द्रता दर्ज की जाती है। वर्षा ऋतु के अधिकांश समय में सापेक्षिक आर्द्रता 80% से अधिक होती है। भारतीय उपमहाद्वीप का अधिकांश भाग अपनी वार्षिक वर्षा का 85% भाग वर्षा ऋतु के दौरान प्राप्त करता है। देखिए अरब सागर की मानसून धारा मालाबार तट, कोंकण तट, पश्चिमी घाट महाराष्ट्र, गुजरात तथा मध्य प्रदेश के कुछ भागों में वर्षा करती है। मुंबई इस दौरान 190 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज करती है। यहाँ पे जो ही यह मानसून की धारा सह्याद्री को पार करती है, पश्चिमी घाट के अनुवार्ध दिशा लीवार्ड साइड में कम वर्षा देखी जाती है। उदाहरण के पुणे या मुंबई से 160 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व में स्थित में मात्र 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है। नागपुर में 125 सेंटीमीटर तथा तंजावुर में मात्र 85 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ पे अरब सागर की मानसून धारा की उपशाखा जो उत्तर की ओर कक्ष गुजरात राजस्थान होकर गुजरती है। इन क्षेत्रों को कम बरसात दे पाती है, जिसका कारण इसका अरावली के समांतर पंक्तिबंध पैरेलल अलाइनमेंट है। अरब सागर की मानसून अरब सागर की मानसून शाखा सीधे यहाँ पर क्या कि अरब सागर की मानसून शाखा सीधे पश्चिमी हिमालय की ओर जाती है। जहाँ यह उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में वर्षा करती है। यहाँ देखिए क्या कि बंगाल की खाड़ी यहाँ देखिए क्या कि बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा सबसे पहले आपको म्यांमार के तट से टकराती है तथा पूर्वी पहाड़ियाँ यानी कि बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा सबसे पहले म्यांमार के तट से टकराती है तथा पूर्वी पहाड़ियों से अवरोधित होकर यह गंगा के मैदान की ओर विक्षेपित होती है तथा पूर्वी पहाड़ियों से अवरोधित होकर यह गंगा के मैदान की ओर विक्षेपित होती है। यह मानसून देखिए यहाँ पर यह मानसून लगभग 12 सेंटीमीटर तथा चेरापूंजी 1100 सेंटीमीटर में भारी वर्षा करती है। यह वर्षा अधिकतम सुबह के समय होती है। यहाँ भी मेघालय के पठार का अनुवाद यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है कि यह वर्षा अधिकतर सुबह के समय होती है। यह देखिए यहाँ भी मेघालय के पठार का अनुवाद पास है कि यहाँ भी मेघालय के पठार का अनुवाद पास ली वार्ड साइड कम वर्षा प्राप्त करता है। शिलोंग यहाँ पे शिलोंग तथा गुवाहाटी जून तथा सितंबर के बीच क्रमशः 150 सेंटीमीटर 160 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करते हैं। पश्चिम की ओर बंगाल की खाड़ी की मानसून धारा पश्चिम की ओर बंगाल की खाड़ी की मानसून धारा कोलकाता को 120 सेंटीमीटर पटना को 105 सेंटीमीटर, इलाहाबाद को 90 सेंटीमीटर, दिल्ली को 55 सेंटीमीटर, बीकानेर को 25 सेंटीमीटर, श्रीनगर को मात्र 20 सेंटीमीटर वर्षा जून तथा सितंबर महीने के बीच प्रदान करती है। मौसम तथा वर्षा की मात्रा को अनेक चक्रवाती साइक्लोन से गर्त प्रभावित करते जो बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर के माध्यम से देश में प्रवेश करती है। लगभग 20 से 25 ऐसे चक्रवात मानसून की अवधि के दौरान विकसित होते हैं, जिनमें कुछ अधिक तीव्र होते हैं। देखिए यहाँ पर जिनके द्वारा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा गुजरात के तटीय क्षेत्रों में रह रहे लोगों के जीवन तथा संपत्ति को अत्यधिक क्षति पहुँचाते हैं। 29 अक्टूबर देखिए आप 29 अक्टूबर 1999 चक्रवात जिसका वेग आपको 300 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक था के कारण 1 लाख लोगों की जाने गए, 2 मिलियन से अधिक घर क्षतिग्रस्त हो गए तथा लगभग 120 मिलियन लोग बेघर हो गए। इन चक्रवातों से भारी वर्षा भी होती है, जिसकी मात्रा तटीय क्षेत्रों से दूर जाने पर घटती जाती है।
अब इंडिया रेनफॉल एंड विंड्स का आपको जुलाई का यहाँ पर इमेज है। फिर आपको आगे देखिए वर्षा ऋतु में देश की देखिए वर्षा ऋतु में आपको देश में वर्षा का वितरण आपको चित्र 4.18 में अंकित किया गया है। इस चित्र से पता चलता है कि पश्चिमी तट आपको सह्याद्री मेघालय अरुणाचल प्रदेश मिजोरम मिजोरम देखिए मिजोरम नागालैंड सिक्किम तथा दार्जिलिंग की पहाड़ियों में ये 20 देखिए दार्जिलिंग की पहाड़ियों में 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उत्तर पूर्वी भारत में। उत्तर पूर्वी भारत के अन्य राज्य पश्चिम बंगाल उड़ीसा झारखंड बिहार छत्तीसगढ़ तराई क्षेत्र उत्तराखंड की पहाड़ियाँ 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा प्राप्त करते हैं। यानी कि क्या आता है उत्तराखंड की पहाड़ियाँ 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा प्राप्त करते हैं। इसी तरह दक्षिणी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश उत्तरी तथा पश्चिमी मध्य प्रदेश पूर्वी महाराष्ट्र एवं गुजरात तथा उत्तरी आंध्र प्रदेश में 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। राजस्थान देखिए यहाँ पर राजस्थान पश्चिमी गुजरात यानी कि देखिए यहाँ पर क्या राजस्थान पश्चिमी गुजरात दक्षिणी आंध्र प्रदेश कर्नाटक के पठार तमिलनाडु हरियाणा के मैदानी क्षेत्रों पंजाब जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख में 60 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा को 20 सेंटीमीटर से कम थार मरुस्थल में पाकिस्तान की सीमा पर तथा जम्मू एवं कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में दर्ज की जाती है। यहाँ देखिए क्या कि मानसून अप्रसन ऋतु देखिए आपको सीजन्स ऑफ रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं। मानसून आपको अपसरण ऋतु कहते हैं। यहाँ पर देखिए आप दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तरी देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तरी भारत से अपसरण दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तरी भारत से अपसरण रिट्रीट सितंबर के तीसरे सप्ताह से प्रारंभ होता है तथा सूर्य की दक्षिणी यात्रा के साथ शुरू होता है। देखिए सितंबर के अंत तक दक्षिण पश्चिम मानसून अपसरण देखिए आप यहाँ देखिए सितंबर के अंत तक दक्षिण पश्चिम मानसून का अपसरण पंजाब के मैदान तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में होता है। मानसून के फटने की प्रक्रिया की तुलना में यह प्रक्रिया अधिक स्थिर तथा धीमी गति की प्रक्रिया है। देखिए यहाँ पर क्या मध्य अक्टूबर तक उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र देखिए मध्य अक्टूबर तक उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र स्ट्रीम की दक्षिणी शाखा हिमालय के दक्षिण में अपना शीतकालीन स्थान ले लेती है। यहाँ देखिए क्या एक खास बात जो यहाँ पर कहते हैं कि मानसून अपसरण ऋतु के दौरान तापमान देखिए मानसून अपसरण ऋतु के दौरान आपको तापमान सामान्यतः अधिक होता है। यह उत्तर भारत में अक्टूबर के प्रारंभ में लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये देखिए इस दिन का तापमान देखिए यहाँ पर क्या दिन का तापमान आमतौर पर अधिक होता है लेकिन रातें सुहानी हो जाती है जहाँ औसत तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड देखिए जहाँ औसत तापमान को 20 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे भी कम हो जाता है। नवंबर से तापमान घटना शुरू हो जाता है तथा दिसंबर से शीत ऋतु आरंभ हो जाती है। यहाँ शीत ऋतु आरंभ हो जाती है। देखिए शीत ऋतु आपको क्या था शीत ऋतु आरंभ हो जाती है जहाँ भारतीय मैदानी क्षेत्रों उत्तर तथा पश्चिमी भागों में औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जहाँ भारतीय मैदानी क्षेत्रों में उत्तर पश्चिमी भागों में औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। भारत के आंतरिक भागों में लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तथा तटीय प्रदेशों के किनारे तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फिर आपको देखिए आपके अक्टूबर के यहाँ क्या दक्षिण आपको इमेज आपको दक्षिण पश्चिम मानसून निवर्तन के शांत तिथि आपको यहाँ दिया गया है। अब देखिए आप अक्टूबर के आगमन के साथ भारत के उत्तर पश्चिम भाग में निम्न दाब का क्षेत्र समाप्त हो जाता है तथा इसका स्थान बंगाल के उत्तरी भाग पर स्थित निम्न दाब द्वारा ले लिया जाता है। मतलब कि दिसंबर के शुरू में यह दक्षिण की ओर आगे बढ़ता है तथा इस महीने के अंत तक वह विषुवतीय निम्न दाब के क्षेत्र में मिल जाता है। विषुवतीय निम्न दाब के क्षेत्र में मिल जाता है विषुवतीय निम्न दाब के क्षेत्र से मिल जाता है। देश के उत्तर पश्चिमी भागों में पछुआ हवा चलने लगती है। देश के उत्तर पश्चिमी भागों में पछुआ हवा चलने लगती है। हम देखिए क्या
फिर देखिए आप उष्णकटिबंधीय चक्रवात, देखिए आप उष्णकटिबंधीय चक्रवात, देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, देखिए आप ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल साइक्लोन्स देखिए क्या उष्ण, देखिए हम क्या उष्णता उपोषण का ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल प्रदेशों में अति कम वायु भार के उत्पन्न होने अति, देखिए यहाँ पर क्या उष्ण उपोषण का ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल प्रदेशों में अति कम वायु भार उत्पन्न होने से उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का जन्म होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात विनाशकारी हमारे यहाँ उष्णकटिबंधीय चक्रवात विनाशकारी माने जाते हैं। इनसे भारी जान एवं माल का नुकसान होता है, इनसे भारी जान एवं माल का नुकसान होता है। देखिए यहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशाएं घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज होती है। इनके केंद्र में आपको वायु भार बहुत कम रिकॉर्ड किया जाता है। बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होने वाले एक चक्रवात में नागासाकी पर गिराए जाने वाले एटम बम से आपको 10,000 गुना अधिक ऊर्जा होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का व्यास डायमीटर चंद किलोमीटर से लेकर 20 से 25 किलोमीटर तक हो सकता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विभिन्न भागों में हवाओं की गति भिन्न होती है। उदाहरण के लिए देखिए उदाहरण के आपको चक्रवात के आई ऑफ द साइक्लोन के में पवन की गति बहुत मंद होती है। चक्रवात के इस भाग में पवन की गति 25 किलोमीटर प्रति घंटे से भी कम होती है। चक्रवात के केंद्र से बाहर की ओर जाते हुए पवन की रफ्तार में तीव्रता आती जाती है। चक्रवात की सबसे अधिक गति आपको धरातल से 0.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। पर देखिए पवन का सबसे अधिक वेग चक्रवात के अग्रिम भाग के दाएं हिस्से राइट फ्रंट क्वाड्रेंट में रिकॉर्ड किया था। देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति ऑरिजिन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नाम देखिए उष्णकटिबंधीय। यहाँ देखिए क्या उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति देखिए ऑरिजिन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। देखिए मौसम विज्ञान के विशेषज्ञ के अनुसार देखिए मौसम विज्ञान देखिए यहाँ पर मौसम विज्ञान के विशेषज्ञ आपको उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के बारे में सहमति नहीं है। इन चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए निम्न भौगोलिक एवं मौसम की परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। पर देखिए सागर के विस्तृत क्षेत्र पर आपको जल एवं वायु का तापमान ऊंचा होना चाहिए। दूसरा उष्णकटिबंधीय चक्रवात के उष्ण सागरों में विकसित होते हैं। तीसरा उष्णकटिबंधीय चक्रवात अपनी ऊर्जा नीति संग्रहण लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन से प्राप्त करता है। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात अपनी ऊर्जा नीति संग्रहण लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन से प्राप्त करता है। देखिए चौथा इनकी उत्पत्ति निरंतर उष्ण आर्द्र वाष्पीकरण की परिस्थिति में होता है। इनकी उत्पत्ति निरंतर उष्ण आर्द्र वाष्पीकरण की परिस्थिति में होता है। इनकी उत्पत्ति उस समय होती है जब तापीय विषुवत रेखा थर्मल इक्वेटर भौगोलिक विषुवत रेखा जियोग्राफिकल इक्वेटर से अधिकतम दूरी पर हो। देखिए यहाँ पर क्या कि सागर स्तर से लगभग 9,000 मीटर ऊंचाई पर एक प्रति चक्रवात एंटी साइक्लोन की परिस्थिति होनी चाहिए। लंबवत देखिए यहाँ पर क्या लंबवत रूप से तापमान में विविधता पाई जाती है। अनस्टेबल वर्टिकल टेम्परेचर स्ट्रक्चर्स देखिए यहाँ पर 8 कॉरियोलिस बल होता है। कॉरियोलिस फोर्स का मैकेनिक प्रभाव से कम वायु भार घूर्णन रोटेशन उत्पन्न हो रहा हो। देखिए नंबर कॉरियोलिस बल प्राय 8 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री उत्तर में पर्याप्त मात्रा में चक्रवात को जन्म देने में सहायक होती है। उपरोक्त भौगोलिक एवं मौसमी परिस्थिति अरब सागर की अपेक्षा बंगाल की खाड़ी में अधिक अनुकूलता के साथ पाई जाती है। देखिए बंगाल की खाड़ी में आपको उष्ण चक्रवात की अधिक बारंबारता निम्न कारण है। पहला बंगाल की खाड़ी का आकार अरब सागर की तुलना में छोटा है। बंगाल की खाड़ी का क्षेत्रफल आपको कितना 2,01,72,000 वर्ग किलोमीटर है। जबकि अरब सागर का क्षेत्रफल आपको 3,08,62,000 वर्ग किलोमीटर। बंगाल की खाड़ी का जल आपको छोटे आकार के कारण अरब सागर के जल की तुलना में अधिक गर्म हो जाता है। बंगाल की खाड़ी का जल छोटे आकार के कारण आपको अरब सागर के जल की तुलना में अधिक गर्म हो जाता है। दूसरे बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर के पूर्वी भाग में स्थित है, जो प्राय पश्चिमी हिंद महासागर की तुलना में अधिक गर्म रहता है।
यहाँ देखिए अधिक गर्म रहता है। देखिए तीसरे यहाँ देखिए क्या तीसरी बात यहाँ देखिए तीसरे देखिए यहाँ पर क्या तीसरी यहाँ देखिए सोमालिया के देखिए तीसरे आपको सोमालिया के ठंडे पानी की जलधारा अरब सागर में प्रवेश करती है, जिससे अरब सागर के जल जिससे अरब सागर के जल के तापमान में गिरावट आती है। उपरोक्त कारणों के फलस्वरूप उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बारंबारता अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी में अधिक है। यहाँ पे क्या है कि अरब सागर यहाँ पर अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में पाए जाने वाले तापमान को चित्र 4.2 में दर्शाया गया। इस मानचित्र के अध्ययन में पता चलता है कि सितंबर अक्टूबर के महीनों में सागर की सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, जो उष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति के अनुकूलतम माना जाता है। देखिए अरब सागर को सतह पर अरब सागर की सतह पर वेग से चलने वाली दक्षिण पश्चिमी हवाएं तीव्रता से गर्म जल का वाष्पीकरण करने में सहायक होती है, जिससे अरब सागर के तापमान में कमी आ जाती है। देखिए अरब सागर का तापमान कम होने के कारण उष्ण चक्रवात की बारंबारता में कमी आती है। यहाँ देखिए अरब सागर का तापमान कम होने के कारण उष्ण चक्रवात की बारंबारता में कमी आती है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के कारण भारी तोड़फोड़ एवं तबाही मचती है। देखिए जिनसे बहुत से लोग की मौत भी हो जाती है। इन चक्रवातों से परिवहन तंत्र, सड़कों, रेल मार्गों एवं राजमार्गों को भारी क्षति पहुंचती है। 1999 ओडिशा में आने वाले चक्रवात में तटीय प्रदेश में 1 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई। तटीय क्षेत्रों को कृषि भूमि एरेबल लैंड सागर के खारे जल में जलगमन हो गया, जिससे यह भूमि कृषि योग्य नहीं रही। हजारों पशु पक्षी तथा जंगली जानवर मर गए। परिवहन तथा दूरसंचार सेवाएं अस्त व्यस्त हो गई। वर्ष 2013 को फिलानी चक्रवात साइक्लोन था एवं 2014 में हुदहुद चक्रवात से बंगाल की खाड़ी के साथ आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों पर भारी जानमाल की हानि हुई। अगस्त 2015 के पहले हफ्ते में क्रोमेन चक्रवात के कारण पश्चिम बंगाल एवं मणिपुर में जानमाल की भारी क्षति हुई, जिससे 80 से अधिक लोगों की जाने और सैकड़ों लोग जख्मी हुए। राजस्थान को जुलाई 2006 के भीषण चक्रवात में जोधपुर तथा बीकानेर जैसे नगर जलमग्न हो गए और जिससे भारी आर्थिक हानि हुई। अब यहाँ पर तई झंझा जिसको बोलते हैं, आपको थंडर स्टॉर्म थंडर स्टॉर्म में आप देखें क्या कि आपको इसमें जो तई झंझा एक संवहनीय तूफान आपके यहाँ पर क्या है कन्वेक्शनल संवहनीय तूफान को बोलते हैं कन्वेक्शनल स्टॉर्म है, जिसमें कम वायु भार का ग्रेडियंट बहुत तीव्र होता है, जिसमें काली घटा जिसको बोलते हैं काली घटा अंग्रेजी में बोलते हैं क्या कुमुलोनी बस होता है कुमुलोनिमस क्लाउड्स, जिसमें काली घटा की घनी परतें होती है। ये इन बादलों से मूसलाधार वर्षा होती है साथ गरज और बिजली की चमक भी होती है। यदा कदा तर्ज के साथ ओले हेर से पड़ते हैं। बादलों में प्राय ऊपर से नीचे की ओर पवन नीचे से ऊपर पवन चलती है, जिसको अपड्राफ्ट कहते हैं। देखिए तई झंझा तूफान में भारी डरावनी गरज चमक होती है। देखिए मौसम विभाग मेट्रोलॉजिस्ट के अनुसार कोई थंडर स्टॉर्म बिजली की भीषण गरज चमक के साथ आरंभ होता है। देखिए जो हमें अपने ऊपर के आकाश में प्रतीत होती है। देखिए भयंकर थंडर स्टॉर्म में 3/4 इंच आकार के ओले पड़ सकते हैं और हवा के झोंके गस्ट की रफ्तार 50 नॉट ऐसे भी अधिक हो सकती है।
देखिए यहाँ पे अंतिम कड़ाक चमक के लगभग 15 मिनट के पश्चात यह तूफान प्राय समाप्त हो जाता है। उष्ण आर्द्र भूमि उष्ण आर्द्र वायु के उष्ण आर्द्र वायु के वाष्पीकरण के साथ आपको थंडर स्ट्रीम की उत्पत्ति आरंभ होती है। इस प्रकार इस भयानक तूफानों का आरंभ उष्ण आर्द्र वायु के वाष्पीकरण से आरंभ होता है। इसी कारण को थंडर स्टॉर्म की उत्पत्ति उष्णार्द्र सागरों पर होती है। वो एक वाष्पीकरण के फलस्वरूप घने काले रंग के बादल कुमुलस निम्बस विकसित होते हैं। विश्व में सबसे अधिक थंडर स्टॉर्म्स अफ्रीका के उष्णार्द्र प्रदेशों में विकसित होता है। विश्व में सबसे अधिक गरज चमक युगांडा के कंपाला नगर में होती है। कभी कभी थंडर स्टॉर्म 12 घंटे से भी अधिक समय तक गरज चमक एवं संवहनीय कन्वेक्शनल रेनफॉल वर्षा देता रहता है। ऐसे तूफान काफ़ी बड़े क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। देखिए यूँ तो भारत में किसी भी मौसम और महीने में थंडर स्टॉर्म आ सकता है, परंतु इनकी बारंबारता शीत ऋतु एवं वर्षा ऋतु में अधिक होती है। ऐसे तूफान रबी की फसलों जैसे गेहूँ, जौ, सरसों, चना, मसूर, मटर, फल एवं सब्जियों को भारी नुकसान पहुंचाता है। यहाँ देखिए तय चमक थंडर एंड लाइटिंग। यहाँ देखिए तय चमक थंडर एवं लाइटिंग के बाद देखिए एक अनुमान के अनुसार पृथ्वी पर प्रतिदिन 80 लाख बार 80 मिलियन टाइम्स मतलब 8 मिलियन टाइम्स बिजली चमकती है। देखिए बिजली उत्पन्न होने तथा चमकने में वायु का तापमान 15,000 डिग्री सेल्सियस से 30,000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। 1% मतलब वायोलेंट बिजली की गर्ज चमक के फलस्वरूप वायु अत्यधिक गर्म होकर फैलती है तब भयानक गर्जन उत्पन्न होती है। चमक लाइटिंग जितनी अधिक दूरी तक यात्रा करती है उसकी तहत कड़क और गर्जन भी उतनी ही अधिक होती है। यदि बिजली की चमक आपको लाइटिंग बहुत दूरी पर हो रही है और गर्जन ठंडा सुनाई नहीं ना दे तो इस प्रकार की बिजली चमक को उष्ण चमक हीट लाइटिंग कहते हैं। अब कि बिजली चमकने लाइटनिंग से हवाई जहाज, एयरक्राफ्ट, लोगों, पशु पक्षी, वृक्ष, वनस्पति, इमारतों, स्ट्रक्चर्स को भारी नुकसान का डर रहता है। बिजली चमकने के समय प्रत्येक व्यक्ति को काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए भयंकर गरज चमक और कड़क के समय मौसम विभाग मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट चेतावनी जारी करता है और मौसम विभाग की दी गई चेतावनी को ध्यान से सुनना चाहिए तब बताए गए सुझाव पर अमल करना चाहिए। अब ओलावृष्टि को अंग्रेजी में हेल कहते हैं। ओलावृष्टि एक प्रकार की वर्षा प्रिसिपिटेशन है। अधिबादलों में वर्षा की बूंदों ताप हिमांक बिंदु से नीचे बिलो फ्रीजिंग पॉइंट हो जाए और वर्षा की बूंदें पवन के द्वारा लंबवत ऊपर नीचे गति कर रही हो तो ओलों की उत्पत्ति हो जाती है जो अपने भार एवं गुरुत्वाकर्षण के कारण धरती पर गिरने लगती है। और कि मटर के दाने के आकार के ओले प्राय देखे जा सकते हैं, परंतु कभी ओलों का आकार गोल्फ की गेंद गोल्फ बॉल के बराबर हो सकता है। देखिए ओलावृष्टि आमतौर पर पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में होता है, परंतु शीत ऋतु में ओलावृष्टि मैदानी भागों में भी रिकॉर्ड की जाती है। अच्छी बात है कि ओलावृष्टि आपको संकरी पेटियों नैरो बेल्ट्स में रिकॉर्ड की जाती है, जिसे सीमित क्षेत्र में जिसे सीमित क्षेत्र में आपको हानि होती है। ओलावृष्टि कारण फसलों, बागों, फूल एवं सब्जियों को भारी हानि होती है। टॉर्नेडो की बात यहाँ पर करते हैं। टॉर्नेडो उष्णकटिबंधीय चक्रवात का एक विकराल रूप माना जाता है। यदि किसी छोटे क्षेत्र में वायु भार अत्यधिक कम हो जाए तो टॉर्नेडो की उत्पत्ति की संभावना होती है। टॉर्नेडो में प्राय गरज चमक होती रहती है। टॉर्नेडो की उत्पत्ति के लिए निम्नलिखित भौगोलिक एवं मौसमी परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। किसी बड़ी विस्तृत वायु राशि एयर मास का तापमान काफ़ी ऊंचा तथा धरातल पर आर्द्र वायु फैली हुई हो। दूसरा लंबवत रूप से तापमान विविधता पाई जाती हो। तीसरा कम वायु भार को प्रभावित करने वाला कॉरियोलिस बल उपलब्ध हो जिससे टॉर्नेडो में पवन घूमने लगे।
देखिए एक बड़े टॉर्नेडो चक्रवात मैसूर साइकिल का व्यास 10 किलोमीटर तक, ऊंचाई 1000 मीटर तक हो सकती है। एक बड़े चक्रवात टॉर्नेडो मैसूर साइकिल का लंबवत आकार वर्टिकल एक्सटेंशन लंबवत आकार बढ़ता जाता है, लेकिन आधार संकुचित होता जाता है, अतः वायु की रफ्तार में तीव्रता मापी मापी आती आती जाती है। ऐसे टॉर्नेडो से भारी मूसलाधार वर्षा होती है, और चक्रवाती हवा भयंकर रूप धारण करती जाती है। एक टॉर्नेडो का आकार चंद मीटर व्यास से लेकर सैकड़ों मीटर तक हो सकता है। टॉर्नेडो के मध्य भाग में वायु भार 10% तक कम हो जाता है। वायु भार में भारी अंतर के कारण आपको वायु गति तीव्र होती जाती है, तथा कभी कभी वायु गति 50 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। यदि टॉर्नेडो जल क्षेत्र वाटर बॉडी पर विकसित हो तो उसे वाटर स्पाउट कहते हैं, जिसमें सागर का पानी जल सतह से 3-4 मीटर ऊंचाई तक उड़ जाता है। देखिए, आप ओलावृष्टि हेल करते हैं। आप ओलावृष्टि एक प्रकार की वर्षा प्रेसिपिटेशन है। यदि बादलों में वर्षा की बूंदों का ताप हिमांक बिंदु से नीचा बिलो फ्रीजिंग पॉइंट हो जाए तो, और वर्षा की बूंदें पवन के द्वारा लंबवत ऊपर नीचे गति कर रही हो, तो ओलों की उत्पत्ति हो जाती है, जो अपने भार एवं गुरुत्वाकर्षण के कारण धरती पर गिरने लगते हैं। देखिए, मटर के दाने के आकार के ओले प्राय देखे जा सकते हैं, परंतु कभी कभी ओलों का आकार गोल्फ की गेंद गोल्फ बॉल के बराबर हो सकता है। ओलावृष्टि आमतौर पर पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में होती है, परंतु शीघ्र ऋतु में ओलावृष्टि मैदानी भागों में रिकॉर्ड की जाती है। देखिए, अच्छी बात यह है कि ओलावृष्टि संकरी पेट या नेलो बेल्ट्स में रिकॉर्ड की जाती है, जिससे सीमित क्षेत्र में आपको हानि होती है। ओलावृष्टि का आपको फसलों, बागों, फूलों एवं सब्जियों को भारी हानि होती है। टॉर्नेडो यहाँ देखिए क्या, देखिए यहाँ पर क्या, टॉर्नेडो उष्णकटिबंधीय चक्रवात का एक विकराल रूप माना जाता है। यदि किसी छोटे क्षेत्र में वायु भार अत्यधिक कम हो जाए तो टॉर्नेडो की उत्पत्ति की संभावना होती है। देखिए, टॉर्नेडो में प्राय गर्ज चमक होती रहती है। टॉर्नेडो की उत्पत्ति के लिए निम्नलिखित भौगोलिक एवं मौसमी परिस्थितियों की आवश्यकता होती है कि देखिए, किसी बड़ी विस्तृत वायु राशि एयर मास का तापमान काफी ऊंचा तथा धरातल पर आर्द्र वायु फैली हुई। दूसरा, लंबवत रूप से तापमान में विविधता पाई जाती हो। कम वायु भार को प्रभावित करने वाले कॉलिस बल उपलब्ध हो, जिससे टॉर्नेडो में पवन घूमने लगे। एक बड़े टॉर्नेडो चक्रवात मैसो साइक्लोन का व्यास 10 किलोमीटर तक, ऊंचाई हजारों मीटर तक हो सकती है। वो एक बड़े चक्रवात टॉर्नेडो मैसो साइक्लोन का लंबवत आकार वर्टिकल एक्सटेंशन बढ़ता जाता है, आधार संकुचित होता जाता है, तथा वायु की रफ्तार में तीव्रता आती जाती है। ऐसे टॉर्नेडो में भारी मूसलाधार वर्षा होती है, और चक्रवाती हवा भयंकर रूप से धारण करती जाती है। एक टॉर्नेडो का आकार चंद मीटर व्यास से लेकर सैकड़ों मीटर तक हो सकता है। टॉर्नेडो के मध्य भाग में वायु भार 10% से कम हो जाता है। वायु भार में भारी अंतर कारण आपको वायु गति तीव्र होती जाती है, कभी कभी वायु गति को 4 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। यदि टॉर्नेडो का जल वाटर बॉडी विकसित हो तो उसे वाटर स्पाउट कहते हैं, जिससे सागर का पानी जल सतह से 3-4 मीटर ऊंचाई तक उड़ जाता है। वर्षा का वितरण देखिए, यहाँ पर रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, वो भारत में वर्षा का वितरण बहुत ही असमान है। वर्षा का वितरण मुख्यतः सागर की निकटता तथा पर्वतों के विस्तार पर निर्भर करता है। कि पश्चिमी घाट में मेघालय के पठार, उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ तथा हिमालय के पर्वतों का प्रभाव निश्चय ही महत्वपूर्ण है। देखिए, यहाँ पर निश्चय ही आपको महत्वपूर्ण है। फिर आपको देखिए क्या, आपकी फिगर 4.22b देखिए, आपको भारत में देखिए महत्वपूर्ण है। फिगर 4.22b में औसत वार्षिक वर्षा के वितरण को दिखाया गया है। फिगर 4.22b में यह देखा जा सकता है कि भारत में औसत वार्षिक वर्षा की क्षेत्रीय भिन्नता सुस्पष्ट है। मेघालय के पठार के दक्षिणी भाग में मानसून अवधा चेरापूंजी औसत वार्षिक वर्षा 12 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ब्रह्मपुत्र घाटी तथा निकटवर्ती पहाड़ों में वर्षा घटकर 2 सेंटीमीटर या उससे कम हो जाती है। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे अधिक वर्षा कोकण तथा मालाबार तट पर होती है। यदि 150 सेंटीमीटर वर्षा की समवर्षा रेखा आइसो हाइट्स गुजरात तट से दक्षिण की ओर जाती है। यह पश्चिमी घाट के शीर्ष के समांतर कन्याकुमारी तक जाती है। उत्तर भारत में इसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर छत्तीसगढ़, पूर्वी महाराष्ट्र, उत्तरी आंध्र प्रदेश की पहाड़ियाँ शामिल होती है। इस रेखा के पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम के क्षेत्रों में वर्षा का अभाव रहता है, तथा सूखा पड़ने की संभावना अधिक होती है।
कुलमंडल कोस्ट के किनारे औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। पंजाब, हरियाणा तथा उत्तरी राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा 60 सेंटीमीटर या उससे कम होती है। सबसे कम वर्षा पश्चिमी राजस्थान, गुजरात के उत्तर पश्चिमी भाग में तथा लद्दाख में दर्ज की जाती है। तो यहाँ वर्षा 20 सेंटीमीटर से भी कम होती है। यहाँ भी वर्षा 20 सेंटीमीटर से भी कम होती है। अब यहाँ पर जो आपको चैप्टर है आपको कि वर्षा की परिवर्तनशीलता मतलब जिसको बोलते हैं वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल। देखिए भारत में वर्षा अत्यधिक परिवर्तनशील है। किसी जगह किसी वर्ष वास्तविक वर्षा उस जगह की औसत वर्षा से विसमान्य होती है। यह विसमानता आपको 10% से अधिक 60% से अधिक होती है तथा 60% अधिक होती है। भारत में वर्षा की औसत परिवर्तनशीलता को चित्रचापन 23 में आपको अंकित किया है। अब देखिए यहाँ पर जो आपको है इसको आपको ये आपको पेज नंबर 4 एक पेज में 434 4.34 आपको हम अगले वीडियो में देखेंगे। हम 175 के बाद देखेंगे।